तो हम 153 की टाइम लिमिट्स पढ़ रहे थे। मैं आपको यही टाइम लिमिट्स कंटिन्यू कराता हूं। देखिए, समझिए, थोड़ा सा मैं वापस से आपको पीछे लेके जाऊंगा। आपने रिटर्न फाइल किया फाइनेंशियल ईयर लेट से 16-17 का, असेसमेंट ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 17-18 इसका आपने रिटर्न फाइल किया 30 सितंबर 2017 को, 30 सितंबर 2017। ठीक है। इसके बाद आपका असेसमेंट 143.2 का आपको नोटिस मिला 143.3 में असेसमेंट के लिए। ये नोटिस की डेट मैं डाल रहा हूं यहां पे 30 सितंबर 2018। ये डेट तक आपको सर्व हो गया, बराबर चल रहे हैं हम। आपका असेसमेंट 143.3 में कंप्लीट हुआ बाय 31 मार्च 2019। ठीक है, यहां तक के। अब मतलब मैं आपको पुरानी डेट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, आप पूरी लेटेस्ट डेट्स के हिसाब से पढ़िए। आपके लिए लेटेस्ट डेट्स रिलेवेंट है। ठीक है, उसके पहले की डेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं होती है, प्रैक्टिकली रिलेवेंट होती है। अब यहां पे इस कहानी में यहां तक के हुआ क्या कि आप इस मैटर को लेके चले गए सीआईटी अपील्स। सीआईटी अपील्स, सीआईटी अपील्स क्या कर सकता है? या तो इस ऑर्डर को अफर्म कर देगा, या फिर इस ऑर्डर को डिलीट कर देगा, या फिर इस ऑर्डर को वॉइड डिक्लेयर कर देगा। वॉइड के हमने केसेस लिखे पिछले लेक्चर में, हमने पूरा कंप्लीट किया था, तो वॉइड आप समझ गए। डिलीट यानी असेसिंग ऑफिसर ने जो भी आपका असेसमेंट किया वो गलत है, और अफर्म यानी वो बोल देता है असेसिंग ऑफिसर ने जो भी आपका असेसमेंट किया वो सही है। इसके अलावा वो एक और चीज कर सकता है, एडिशन। ठीक है, एडिशन कर सकता है। अब होगा क्या, जब आप सीआईटी अपील्स में गए और इनमें से कुछ भी हुआ, जैसे उसने कंफर्म कर दिया हाँ भाई ठीक है, जो असेसिंग ऑफिसर ने किया वो सही है, अब वो अपना ऑर्डर क्या करेगा? वो अपना ऑर्डर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भेजेगा। जो आपका असेसिंग ऑफिसर है उसका जो सीआईटी है, वो जिस सीआईटी के अंदर में आता है, वो उसको अपना लेटर भेज देगा। डिलीट कर देता है तो भी यही करेगा, वॉइड करेगा तो भी यही करेगा, और एडिशन करेगा तो भी यही करेगा। जो भी होगा वो अपना लेटर क्या करेगा? वो अपना लेटर भेजेगा। और किसको भेजेगा? भेजेगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, जिसके अंदर में आपका असेसिंग ऑफिसर आता है। अब मुझे बताइए, ये ऑर्डर मिलने के बाद प्रोसेस समझिए, प्रोसीजर समझिए। ये ऑर्डर मिलने के बाद क्या आप अपने घर पे आराम से बैठ सकते हैं कि हाँ भाई हो गया? जैसे कि ऑर्डर अगर कंफर्म हो गया या डिलीट हो गया, मतलब उसने तो एडिशन कर दी, उसने डिमांड निकाल दी, आप गए सीआईटी अपील्स, सीआईटी अपील ने बोला नहीं ये डिमांड गलत है, हटा दो। अब मुझे बताइए अब क्या होगा? अब आपको वापस असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आपको वापस से असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा और असेसिंग ऑफिसर को बोलना पड़ेगा कि सर ये जो डिमांड है अब ये सीआईटी अपील्स ने रिजेक्ट कर दी है। वो बोलेगा मुझे तो ऑर्डर ही नहीं आया, वो बोलेगा मुझे ऑर्डर ही नहीं आया। अब ऑर्डर किसके पास आया होगा? सीआईटी अपील्स ने अगर भेज दिया होगा सीआईटी को, तो सीआईटी ने असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया होगा। अगर सीआईटी अपील्स ने भेजा ही नहीं है अभी तक के सीआईटी को, तो असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं मिला होगा। एक बार उसे मिल गया तो उसके बाद उसको आपकी डिमांड रिवाइज करनी पड़ेगी। हमें इनकी भी टाइमलाइन जानना है कि आखिर इनकी टाइमलाइन क्या होगी। अगर वो कंफर्म कर देता है तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपको डिमांड पे करना ही है, असेसिंग ऑफिसर को कोई ऑर्डर रिवाइज नहीं करना है। पर अगर उसने डिलीट किया, वॉइड किया या एडिशन किया, ये तीन केसेस में उसको अपनी डिमांड रिवाइज करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया? खैर, मैं रिवीजन के ऊपर बाद में आऊंगा। सपोज कीजिए यहां जो भी हुआ उसके बाद आप चले गए आईटैट। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आईटैट चले जाइए या फिर आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास चले जाइए। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, यहां आपको आगे दो सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, 263, 264 हम पढ़ेंगे आगे, फिलहाल हम लोग पढ़ने के हैं। 254 इज आईटैट वाला सेक्शन। आईटैट के अंदर जो भी ऑर्डर आएगा वो 254 में आएगा, सीआईटी के अंदर में 263, 264 में ऑर्डर होगा। ये सब हम पढ़ने के हैं, पर क्योंकि मैं आपको टाइमलाइन पढ़ा रहा हूं इसलिए वहां पे क्या हो रहा है वो हम लोग अभी नहीं देख रहे। इन दो जगहों पे क्या हो सकता है? इन दो जगहों पे आपका ऑर्डर अफर्म हो सकता है, आपका ऑर्डर डिलीट हो सकता है, आपका ऑर्डर वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, आपका ऑर्डर में एडिशन की जा सकती है, एंड देन देयर इज वन मोर ऑप्शन टू सेट असाइड एंड फ्रेश असेसमेंट।
असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट किया, इतने कम टाइम में असेसमेंट किया क्योंकि उसकी ड्यू डेट आ रही थी 143(3) की, उसके पास टाइम ही नहीं था, उसने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर चेक ही नहीं किया, सीधा ऑर्डर पास कर दिया। आपके साथ ज्यादती हो गई, आपके साथ गलत हो गया। अब आप क्या करेंगे? आपके पास रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। जहां रेमेडी नहीं होती वहां रिट पिटीशन होता है, यहां रेमेडी अवेलेबल है, आप सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हैं। ठीक है, आप सीआईटी अपील्स के पास गए और सीआईटी अपील्स ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, या फिर जो भी उसने किया, उसके बाद में आप चले गए आईटैट। अच्छा, मैंने यहां पे सीआईटी अपील्स का पॉइंट लिख दिया, इसे ऐसे लिखिए। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे 263, 264 वगैरह में क्या होने वाला है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि हुआ क्या है। 143(3) के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप चले गए अपील में। अपील के अंदर सीआईटी अपील्स ने भी आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, अफर्म कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर सही बोल रहा है, असेसिंग ऑफिसर सही बोल रहा है, उसने बोल दिया, और आप चले गए आईटैट। आईटैट के पास में ऑप्शंस है 5, या तो वो बोल देगी हाँ असेसिंग ऑफिसर ने सही किया, या फिर वो बोल देगी नहीं गलत किया है, इनफैक्ट जो असेसमेंट हुआ है वही गलत है, डिलीट करते हैं हम, डिलीट, यानी कि ऑर्डर गलत है, आप ये डिमांड रेज ही नहीं कर सकते, ऐसा असेसिंग ऑफिसर को बोल देगा। समझ में आया? या फिर वॉइड डिक्लेयर कर देगा, वॉइड डिक्लेयर कर देगा। पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, या फिर सेट असाइड कर देगा। हमें ये सेट असाइड समझना है टाइमलाइन के लिए। वो बोलेगा आपने ऑर्डर बहुत जल्दबाजी में किया है, हम आपका ये ऑर्डर सेट असाइड करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप रीअसेसमेंट कीजिए, आप रीअसेसमेंट कीजिए, ऐसा आईटैट उसे बोल देगा। ये सीआईटी अपील्स नहीं बोल सकता, सीआईटी अपील्स के पास ये पावर नहीं है। क्यों? सीआईटी अपील्स को भी ये पावर अगर आप दे दोगे ना, तो सीआईटी अपील्स बहुत सारी चीजों को सीधा सीधा वापस सेट असाइड करके सामने वाले को बोल देंगे, यानी अपना वर्कलोड कम करने के लिए सीधा सीधा सामने वाले को भेज देंगे कि यार तू वापस से कर पूरा का पूरा फ्रेश असेसमेंट। ठीक है, अपना वर्कलोड कम करने के लिए, हमको नहीं चाहिए ये सब चीजें, इसलिए सीआईटी अपील्स के हाथ में ये पावर नहीं दिए गए, आईटैट के हाथ में और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के हाथ में। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो उसे वापस फ्रेश असेसमेंट करने के लिए टाइम कितना दिया जाएगा? सीआईटी सेम पॉइंट, अगर सीआईटी ने भी ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और बोल दिया कि भैया तू ये ऑर्डर वापस से निकाल, तू फ्रेश असेसमेंट कर, मैं फिलहाल आपको बाकी के 4 पॉइंट्स की बात ही नहीं कर रहा, अब बाकी के 4 पॉइंट्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सीआईटी अपील्स भी कर सकते हैं, वो सीआईटी भी कर सकते हैं, आईटैट भी कर सकता है, बाकी 4 पॉइंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे पहले आपको सीक्वेंस में 153(3) समझाना है। मैंने अभी 153(1), 153(2) समझाया, 153(1), 143(3), 143(3), 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसमेंट्स, इनके केस में आपको 12 महीने का टाइम मिलता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। करेक्ट। फिर उसके बाद हमने देखा 147 के लिए भी 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, दोनों में ऑर्डर्स की डेट दी गई है, बराबर है। तो ये सीक्वेंस रहा, और ये सीक्वेंस के बाद में हम बोल रहे हैं कि सामने वाले ने सेट असाइड कर दिया, सिर्फ ये सेट असाइड वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब फ्रेश असेसमेंट करने के लिए टाइम आप कितना दोगे? सीधी बात है, फ्रेश असेसमेंट के लिए समय उतना ही मिलना चाहिए जितना ओरिजिनल असेसमेंट के लिए मिला था, बराबर। तो यहां पे भी वही कहानी लिखी गई है, यहां पे भी वही टाइमलाइन लिखा गया है। देखिए हम नीचे वाला पढ़ेंगे, देखिए मैं कहीं पे भी ऊपर वाला नहीं पढ़ रहा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सिर्फ नीचे वाले सारे पॉइंट्स रिलेवेंट है। 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सेड ऑर्डर इज रिसीव्ड, इन विच द सेड ऑर्डर इज रिसीव्ड। 254 आईटैट का ऑर्डर मिला, आईटैट का ऑर्डर मिला, आईटैट ने ये ऑर्डर पास किया, सपोज कीजिए कि 4 अप्रैल 2020 को ये ऑर्डर पास किया। ये ऑर्डर सर्व होना चाहिए, सर्व, रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है, असेसिंग ऑफिसर, मैं असेसिंग ऑफिसर की बात कर रहा था, मतलब मैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। यहां पे जो सर्व हुआ है वो हुआ 6 अप्रैल 2020। ठीक है, उसने किसको दिया ये ऑर्डर? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिगार्ड जो रेस्पेक्टिव असेसिंग ऑफिसर है उसको फॉरवर्ड किया। हम आपको इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से, ठीक है ना, वर्डिंग्स अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सेम वही वर्ड्स है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे, सेम वर्ड्स है। देखिए एंड ऑफ असेसमेंट ईयर है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर जिस साल असेसमेंट हो सकता था, असेसमेंट वाले साल के एंड से 12 महीने, यहां ऑर्डर वाले साल से 12 महीने। यहां ये जो साल है ये है 2020-2021, हम आपको 31 मार्च 2022 तक का टाइम दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये है ईयर ऑफ सर्विंग नोटिस, ईयर ऑफ सर्विंग नोटिस, हम इससे आपको 12 मंथ्स दे रहे हैं, एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर से 12 महीने का समय दे रहे हैं, 31 मार्च 2022 तक के आपको ये फ्रेश असेसमेंट कैरी आउट करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक के?
कौन कौन ये ऑर्डर दे सकता है, ध्यान रखिए, सीआईटी या आईटैट। क्यों हाई कोर्ट का नाम नहीं लिखा यहां, क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा? मैंने आपको कहा था सिर्फ इंटरफेरेंस ऑफ मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स आईटैट के आगे नहीं जाते, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जाता है। तो इसलिए यहां पे देखिए आप लोग क्या बोल रहे हो, सेट असाइड और फ्रेश असेसमेंट करने बोल रहे हो, तब बोल रहे हो जब असेसमेंट गलत हुआ है। असेसमेंट गलत होने में इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स होगा। असेसमेंट गलत हुआ है इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स की बात हुई है, इसलिए यहां पे सिर्फ इन दोनों का नाम लिखा गया। अब एक छोटी सी दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई, 153(3) कॉन्ट्रावीन्स 153(1), 153(2), ये दोनों को कॉन्ट्रावीन कर देगा ना। 153(1) और वो 2 बोलता है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 12 महीने, यहां लिखा है ऑर्डर मिलने से 12 महीने। समझे कि नहीं समझे? तो इस कॉन्ट्रावेंशन को हटाने के लिए उन्होंने बोला नॉटविथस्टैंडिंग, नॉटविथस्टैंडिंग यानी ऊपर वाले ऑर्डर्स के अलावा 153(3) इज नॉट बाउंड बाय 153(2) एंड 153(1। ठीक है, दिस इज नॉट विथस्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग वाला ऑर्डर है, नॉट विथस्टैंडिंग 153(1) एंड 153(2। ठीक है, उनकी सुने बिना हम इसके बारे में इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, पीरियड वही जो वहां 12 महीने आपने रिटर्न फाइल किया उसके 12 महीने, यहां ऑर्डर मिला उसके बाद के 12 महीने, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 12 महीने का पीरियड हम आपको दे रहे हैं। क्लियर है यहां तक के, ये बात समझ में आई? चलिए, ऐसा ही सेम हो सकता है, सपोज ये ऑर्डर आपको 147 का किया जाता, 147, तो आप 147 में भी सीटा के पास जा सकते थे, आईटैट के पास जा सकते थे, और सीटा आईटैट के पास जाने के बाद में सीटा ने तो नहीं, आईटैट ने सेट असाइड कर दिया, आईटैट ने सेट असाइड कर दिया, तो फिर वो आपको जब असेसिंग ऑफिसर को नोटिस मिलेगा उससे 12 महीने के अंदर फ्रेश असेसमेंट मांगेंगे। ठीक है, सीआईटी के पास गया, सीआईटी ने बोला फ्रेश असेसमेंट करो, सेम पॉइंट, उन्होंने बोला फ्रेश असेसमेंट करो सीआईटी ने। ठीक है, तो भी आपका 12 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। ये पूरा का पूरा वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए ये पूरा का पूरा एग्जांपल, पूरा एग्जांपल लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट्स जहां जहां पे आएंगे वहां पे आप एक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर कर सकते हो केस फॉर वैल्यूएशन, कि जो भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना है वो डिटरमाइन कौन करेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, सेक्शन 92 के अंदर में किया जाएगा। बराबर है यहां तक? अब अगर ऐसा होता है तो पहले तो हमारे पास केस आया, हमको असेसमेंट करना है, हमने क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को भेज दिया, वो फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है, उसने डिटरमाइन किया, फिर वापस केस हमारे पास हुआ आया, अब हम असेसमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोसेस बहुत लंबा है यार, 12 महीने में कैसे करेंगे? यहां 12 महीने पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जहां पे भी केस टीपीओ के पास जाता है, जहां पे भी टाइम पीरियड सीधा और 1 साल से बढ़ा दिया जाता है, टाइम पीरियड सीधा और 1 साल से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 153(4) समझिए। पॉइंट नंबर 1, मैं हर केस में फाइनेंशियल ईयर 16-17 रखूंगा, यानी असेसमेंट ईयर 17-18 की हम लोग बातें कर रहे हैं। रिटर्न आपने फाइल किया 30 सितंबर 2017 तक, आपको 143(2) का नोटिस आया 30 सितंबर 2018, आपने 143(3) में असेसमेंट करना है, 143(3) में असेसमेंट करना है, पर यहां ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। ऐसे में आपका जो फाइनेंशियल ईयर है यहां पे क्या दिया गया है, 12 मंथ्स, हम इसे 24 मंथ्स कर देंगे, 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी आप 31 मार्च, पहले 2019 तक ऑर्डर पास कर रहे थे, हम आपको 2020 तक का टाइम दे रहे हैं, यानी विदाउट टीपीओ 31 मार्च 2019, अब विद टीपीओ 31 मार्च 2020 का टाइम दे रहे हैं। क्लियर है यहां तक क्या? चलिए वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए ये वाला एग्जांपल। सेकेंड केस, $148 का आपको नोटिस 30 सितंबर 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 23, 24 तक क्या आ सकता है? मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूं, समझ लीजिए। 2024 तक क्या आया? आपको अपना असेसमेंट 147 के अंदर में कब तक के कर लेना है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर,
12 months from the end of the relevant assessment year in which the income was first assessable. Sorry, ये वाला 12 months from the end of the financial year in which the notice is served. In which the notice is served. ये वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड से 31st, अच्छा एक मिनट लेट मी चेंज, 31 मार्च 18 19 20 21 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 2024। इसके बाद 143(2) का नोटिस भी देना पड़ता है। सपोज कीजिए ये दिया गया 30 सितंबर 2024, आपके पास 147 का असेसमेंट करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का टाइम है। समझ रहे हो? 6 साल के अंदर अंदर नोटिस दिया जा सकता है। 18 के बाद 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24, ठीक है, 23 24 31 मार्च 2024 तक के नोटिस इशू किया जा सकता है। यहां पे लिमिट इशू की। अभी इशू हुआ तो आपको सर्व कब हुआ? 24 25 आपने रिटर्न फाइल किया। रिटर्न फाइल करने के बाद ये 2025 है, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। रिटर्न फाइल करने के बाद जिस साल रिटर्न फाइल किया उससे उसके एंड से 6 महीने, उसके एंड से 6 महीने 30 सितंबर 2025 तक के 143(2) का नोटिस दिया जा सकता है। बराबर समझ में आ रहा है? और असेसमेंट 31 मार्च 2026 तक के किया जा सकता है। पर अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर कर दिया इफ, तो यही डेट 31 मार्च 2027 हो जाएगी। क्लियर है? 31 मार्च 2027। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। इन दोनों ही केसेस में सपोज कीजिए बाद में केस आईटैट गया या सीआईटी के पास गया और उन्होंने बोल दिया सेट असाइड एंड फ्रेश असेसमेंट, सेट असाइड एंड फ्रेश असेसमेंट। तो ऐसे में सपोज कीजिए एग्जांपल, आपको ये नोटिस मिला, ये ऑर्डर पास हो रहा है 30 मार्च 2020, रिसीव हो रहा है 4 अप्रैल 2020। सपोज कीजिए, अब यहां भले ही 2026 की डेट मैंने लिखी है पर उसको समझने की कोशिश कीजिए, मेरे को आपको टाइमलाइन समझाना है। जिस साल रिसीव होता है उसके एंड से 12 महीने, उसके एंड से 12 महीने, यानी फ्रेश असेसमेंट आप कब तक के कर सकते हो? ये साल हो गया 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। पर अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर करना पड़ा, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर करना पड़ा तो 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। एक साल तीनों केसेस में ऐड होता है। 153(1) में भी ऐड होगा, 153(2) में भी ऐड होगा, 153(3) में भी ऐड होगा। सपोज कीजिए पहली बार आपने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को नहीं किया था रेफर, पर आईटैट के ऑर्डर के बाद अब आपको टीपीओ को रेफर करना पड़ रहा है, 12 महीने ऐड हो जाएंगे। सीआईटी के कारण आपको ऑर्डर को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर करना पड़ रहा है, 12 महीने ऐड हो जाएंगे। कुछ भी हो, 153(1), 153(2) या 153(3), तीनों में से कोई भी केस हो, 153(4) के अंदर अगर टीपीओ के पास में गया केस तो 12 महीने ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ये भी लिखिए। वेयर रेफरेंस इज मेड, प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट 153, 154 और यहां 147 भी है। 24 months from the end of the assessment year in which the income is first assessable, 24 months, यानी पहले वाले में 12 महीने में और 12 महीने आपने ऐड कर दिए। 24 months from the end of the financial year in which the notice under 148 is served, 12 महीने तो उसको आपने 24 महीने कर दिया। फ्रेश असेसमेंट, फ्रेश असेसमेंट 24 months from the end of the financial year in which the said order is received, said order is received। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको कुछ वर्डिंग्स नहीं पढ़ाए, मैं आपको कुछ वर्डिंग्स और पढ़ा देता हूं फ्रेश असेसमेंट से रिलेटेड। यहां पे आगे लिखा हुआ है और ऑर्डर अंडर सेक्शन इज पास्ड। 263, 264 में ऑर्डर कौन पास करता है? मैंने आपको क्या कहा? 263, 264 में ऑर्डर कौन पास करेगा? सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 254 में आईटैट, आईटैट अपना ऑर्डर किसको भेजता है? सीआईटी, जो असेसिंग ऑफिसर है उसके ऊपर जो सीआईटी रहता है। अगर ऑर्डर खुद सीआईटी पास करेगा तो वो खुद को तो कोरियर नहीं करेगा। समझ में आया?
तो उसने जिस दिन ऑर्डर पास किया वही डेट डीम हो जाती है कि यही डेट को ऑर्डर रिसीव हुआ है। वो खुद को कोरियर नहीं करेगा ना ऑर्डर, वो एक ऑर्डर का कॉपी असेसी को भेजेगा और एक अपना कॉपी खुद रख लेगा, खुद ही रिकॉर्ड कर लेगा। तो उसने जिस दिन ऑर्डर पास किया कोरियर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहां पे वर्डिंग्स क्या यूज हुए हैं, पास्ट। 254 में रिसीव्ड, हम आगे सीआईटी अपील्स गए, आईटैट गए, आप सुप्रीम कोर्ट चल जाइए, हाई कोर्ट चल जाइए, सुप्रीम कोर्ट चल जाइए, इन सब केसेस में रिसीव्ड वर्ड आएगा, पर 263 264 में हमेशा पास्ट वर्ड आएगा। ठीक है, तो यहां पे वही वर्ड यूज हुए हैं पास्ट की डेट से, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर पास हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के बाद 12 महीने, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद 12 महीने 153(3) या 24 महीने 153(4). ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 153(5) मैं आ जाता हूं वापस से पिछले एग्जाम्पल में। मैंने आपको कहा था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स ऑर्डर को अफर्म कर सकता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर को अफर्म कर सकता है, आईटैट ऑर्डर को अफर्म कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को अफर्म कर सकता है, हाई कोर्ट ऑर्डर को अफर्म कर सकता है। ये सभी लोग ऑर्डर्स को अफर्म कर सकते हैं। मुझे बताइए, अगर इन्होंने ऑर्डर को अफर्म कर दिया, यानी ऑर्डर इन फेवर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, ऑर्डर इन फेवर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, ये सभी लोग, सीआईटी को छोड़ दो, सीआईटी को छोड़ दो, बाकी सभी लोग आईटैट, सॉरी सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये ऑर्डर का कॉपी किसको भेजेंगे, ये ऑर्डर का कॉपी भेजेंगे सीआईटी को। सीआईटी देखेगा कि ये जो ऑर्डर है ये हमारे फेवर में है, असेसिंग ऑफिसर को बोल देगा कि भैया ऑर्डर अपने फेवर में है। असेसिंग ऑफिसर अब क्या वापस से फ्रेश ऑर्डर पास करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिलीशन होता है तो क्या फ्रेश ऑर्डर पास करना पड़ेगा? यस, अगर इनमें से कोई भी बॉडी डिलीट करती है, कोई भी चीज को डिलीट करती है, यानी चेंज करती है, चेंज करती है तो फ्रेश ऑर्डर चाहिए, फ्रेश डिमांड नोटिस चाहिए। समझ में आया? फ्रेश ऑर्डर, फ्रेश डिमांड नोटिस। पर जहां आपको चेंज ही नहीं कर रहे, क्या वहां पे भी फ्रेश ऑर्डर लगेगा? नहीं लगेगा, वहां पे नहीं लगेगा। क्लियर है यहां तक के? तो आपके पुराना ऑर्डर ही वैलिड ऑर्डर है, पुराना ऑर्डर जो आपको मिला होगा असेसी को, असेसिंग ऑफिसर से जो पुराना ऑर्डर मिला है वो वैलिड ऑर्डर है, उसके बेसिस पे आप डिमांड भर दीजिए। पर सपोज उन्होंने किया डिलीट, उन्होंने बोला ये वॉइड है, या उन्होंने बोला एडिशन कीजिए, उन्होंने क्या बोला, डिलीट कीजिए। असेसिंग ऑफिसर तुमने जो एडिशंस किए हैं एक्सपेंसेस के, हम बोलते हैं ये गलत है, हम बोलते हैं ये गलत है, डिलीट कीजिए। सीटा ने ऑर्डर पास कर दिया, ये ऑर्डर किसके पास गया? सीआईटी। सीआईटी ने किसको इन्फॉर्म किया? असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर को फ्रेश ऑर्डर पास करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? अगर वॉइड बोल दिया कि भैया तुम्हारा ऑर्डर ही इनवैलिड है, वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड एब इनिशियो के बहुत सारे केसेस हमने देखे, वॉइड एब इनिशियो है तुम्हारा ऑर्डर, सीटा सीआईटी को बोलेगा, सीआईटी असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा, असेसिंग ऑफिसर फ्रेश नोटिस बनाएगा। एडिशंस कर दिया, बोला अरे इसने जो ऐड किया ये तो कम है, इसमें तो और एडिशंस होने चाहिए, कुछ और एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाने चाहिए, कुछ और एक्सपेंसेस डिसअलाउ करके और डिमांड बढ़ा दी। सीटा सीआईटी को इन्फॉर्म करेगा, सीआईटी असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, असेसिंग ऑफिसर को फ्रेश नोटिस इशू करना पड़ेगा। आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट चले गए आईटैट, आप या इनकम टैक्स अथॉरिटी। देखिए जब तक डिलीशन और वॉइड है आप खुश हो, अथॉरिटी ऊपर जाएगा, एडिशन हुआ तो आप खुश नहीं हो, आप हायर अथॉरिटी के पास जाओगे, अफर्म हुआ तो भी आप हायर अथॉरिटी के पास जाओगे, आप गए आईटैट। आईटैट ने ऑर्डर को अफर्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर दिया, आईटैट क्या करेगा? आईटैट ऑर्डर की कॉपी भेजेगा सीआईटी, सीआईटी अपील्स को नहीं, सीआईटी अपील्स को नहीं, सीआईटी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, सीआईटी क्या करेगा? सीआईटी अपने असेसिंग ऑफिसर को बताएगा, असेसिंग ऑफिसर को फ्रेश डिमांड निकालनी पड़ेगी। वॉइड बोल दिया, फ्रेश डिमांड निकालनी पड़ेगी। अरे जीरो की भी तो डिमांड होती है, फ्रेश क्रिएट करना पड़ेगा। एडिशंस किए, फ्रेश डिमांड निकालनी पड़ेगी। जो भी हो फ्रेश डिमांड्स निकालनी पड़ती है। तो ये फ्रेश डिमांड निकालने का टाइम पीरियड क्या है? इसका भी तो टाइम पीरियड चाहिए, वरना वो कभी भी अपने मन के हिसाब से फ्रेश डिमांड क्रिएट करेगा। देखिए एडिशन होगा तो खुशी खुशी इमीडिएटली करेगा, डिलीशन है तो आपको परेशान करेगा, उसको भी तो पैसा खाना है, उसकी भी तो रोजी रोटी घर चलना चाहिए, तो आपको बोलेगा नहीं करता मैं। तो उसको भी टाइमलाइन दिया गया है, उसको बोला गया है भैया तेरे को जैसे ही ऑर्डर मिला 3 महीने के अंदर अंदर डिमांड दे, 3 months from the end of the month in which the order under section 250, 254 is ITAT, CETA 250, 260 High Court, 262 Supreme Court is received or
देखिए रिसीव किससे हो रहा है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ऑर्डर अंडर 263 264 इज पास्ड, सामने वाले ने ऑर्डर पास कर दिया, आप 263 264 में गए, उसने इस ऑर्डर को चेंज कर दिया। अगर चेंज हो रहा है तो 3 महीने के अंदर अंदर इज टू बी पास 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। अब फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज नहीं हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फ्रेश एग्जांपल, फाइनेंशियल ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18। 30 सितंबर 2017 को आपने रिटर्न फाइल किया, ठीक है। 30 सितंबर 2018 आपको 143(2) का नोटिस सर्व हुआ। 31 मार्च 2019 143(3) का ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, समझ गए। आप गए सीआईटी अपील्स, सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर को कर दिया अफर्म, और कॉपी किसको भेज दिया, सीआईटी। क्या फ्रेश ऑर्डर की जरूरत है, नहीं, फ्रेश ऑर्डर की जरूरत नहीं है, समझ में आया यहां तक के। सीआईटी अपील्स से आप गए आईटैट, आईटैट ने ऑर्डर कर दिया डिलीट, ठीक है, ऑर्डर कर दिया डिलीट। ऑर्डर की कॉपी भेजी सीआईटी को। सपोज कीजिए कि ये वाला जो कॉपी गया था, ये गया था 31 मार्च 2020, ये गया है 31 मार्च 2021। ये रिसीव हुआ 4 अप्रैल 2021। अब 153(5) पढ़ रहे हैं आप, 153(5) डिलीट वॉइड एडिशन, डिलीट वॉइड एडिशन अफर्म के लिए केस में, अभी आपको नहीं पढ़ा रहा मैं। 153(5) का ऑर्डर पास करना पड़ेगा विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ, अप्रैल के बाद, मई, जून, जुलाई। 31 जुलाई 2021, 31 जुलाई, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर अंडर सेक्शन इज पास्ड, ठीक है। तो इस केस में आपको यहां पे क्या लिख के दिया उन्होंने, अफेक्ट गिवन बाय द असेसिंग ऑफिसर, अफेक्ट टू बी गिवन बाय असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर को इसका अफेक्ट दे देना पड़ेगा टू एन ऑर्डर अंडर ऑल दीज केस, होली और पार्टली, होली वॉइड कर दिया, डिलीट कर दिया, पार्टली एडिशन कर दिया। अदरवाइज देन बाय मेकिंग अ फ्रेश असेसमेंट, फ्रेश असेसमेंट नहीं बोला गया है आपको करने, फ्रेश असेसमेंट नहीं बोला गया है आपको करने, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर ये वाला ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये वाला एग्जांपल एक लिख के रखिए। सपोज सीआईटी अपील्स ने डिलीट किया, वॉइड बोल दिया, एडिशन कर दिया, ये ऑर्डर रिसीव हुआ 4 अप्रैल 2020। तो 153(5) के अंदर फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर 31 जुलाई 2020 तक के पास करना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। आईटैट से आगे एक कहानी गई हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने अफर्म कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट, अफर्म कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट। अब हुआ क्या, जब आईटैट में गया था तब फ्रेश असेसमेंट हो गया, फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर आ गया, फ्रेश डिमांड नोटिस आ गई थी। जब आईटैट के पास गया तो फ्रेश डिमांड आ गई थी। हाईकोर्ट ने अफर्म कर दिया कि नहीं, असेसिंग ऑफिसर सही है, आईटैट गलत है, आईटैट गलत है, असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट। ये ऑर्डर पास हुआ 31 मार्च 2022, रिसीव हुआ 4 अप्रैल 2022। 153(5) वापस फ्रेश असेसमेंट, फ्रेश डिमांड निकालना पड़ेगा। ये फ्रेश डिमांड 31 मार्च 2022 तक, जुलाई 2022 तक निकालनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक के? अगर हाईकोर्ट अफर्म करता है आईटैट का ऑर्डर कि आईटैट ने जो किया वो सही है, तो ऐसे में कोई फ्रेश डिमांड नोटिस नहीं आएगा, कोई फ्रेश डिमांड नोटिस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
यानी ये डिमांड नोटिस यानी 143(3) की ही बात कर रहा हूं मैं, 143(3) या और along with 156 accompanied by 156, 143(3) accompanied by 156, ठीक है। अब ये चाहे 153 हो चाहे ये 147 हो, सेम कहानी रहेगी, ठीक है, सेम कहानी रहेगी। अगर अफर्म कर दिया तो अब वापस नहीं करना है। देखिए अगर लास्ट डिमांड सर्वाइव कर रही है तो फिर फ्रेश ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, अगर लास्ट डिमांड सर्वाइव नहीं कर रही है ना तो चेंज करने की जरूरत होती है। ये बेसिक लॉजिक हमेशा ध्यान में रखिए। लास्ट ऑर्डर अगर सर्वाइव करता है तो कोई फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर, कोई फ्रेश डिमांड नोटिस नहीं लगेगा। अगर लास्ट वाला चेंज हो गया, और मैं लास्ट बोल रहा हूं, असेसिंग ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, यानी सपोज सीआईटी आपके फेवर में था, सीआईटी आपके फेवर में था, फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर विथ फ्रेश डिमांड नोटिस, अथॉरिटी आईटैट के पास गया, आईटैट असेसिंग ऑफिसर के फेवर में, असेसिंग ऑफिसर के फेवर में, आपका तो फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर निकल चुका है सीआईटी अपील्स में, वो वापस फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा, वापस फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा, फ्रेश डिमांड नोटिस निकालेगा। समझ गए? आप हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट आपके फेवर में आ गया, वापस से फ्रेश डिमांड नोटिस निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा एग्जांपल लिख लो। असेसी से असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है इन इनकम, एडिशन इन इनकम। आप गए सीआईटी अपील्स, आप गए सीआईटी अपील्स, सीआईटी अपील्स ने रिजेक्ट कर दिया असेसिंग ऑफिसर की बात, ठीक है, 153(5) लग गया। आगे चलो, सीआईटी ने अफर्म किया तो नो 153(5), अगर रिजेक्ट किया तो 153(5) लग जाएगा। समझ गए? अब आगे कब जाएंगे? हाई कोर्ट कब जाएंगे? दोनों में से कोई भी केस में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाने के बाद, यानी हाई कोर्ट इज अगेंस्ट सीआईटी अपील्स अफर्म ऑर्डर या फिर अगेंस्ट सीआईटी अपील्स रिजेक्ट ऑर्डर। आप सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर को अफर्म किया था कि असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट। किसको दिक्कत हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है? असेसी को। असेसी गया हाई कोर्ट, असेसी हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ सीआईटी को या तो अफर्म कर दिया, ठीक है, नो 153(5) अभी तक के कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो यस 153(5). समझ रहे हो? यहां तक के समझ में आया? आप फ्लो समझिए। हाईकोर्ट में सीआईटी अपील्स ने सपोज कीजिए ऑर्डर को किया था रिजेक्ट, सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर को किया था रिजेक्ट, असेसी ऑफिसर का ऑर्डर किया था रिजेक्ट। कौन जाएगा हाईकोर्ट? अरे यार मैं हाईकोर्ट चला गया, ये आईटैट लिखना है मेरे को, सॉरी, आईटैट। कौन जाएगा आईटैट? कौन जाएगा आईटैट? आईटैट जाएगा डिपार्टमेंट, आईटैट जाएगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईटैट गया और हुआ क्या? अफर्म कर दिया, आईटैट ने ऑर्डर अफर्म कर दिया। किसका? असेसिंग ऑफिसर का, असेसिंग ऑफिसर का। अब क्या होगा? अब ये होगा कि सीटा ने तो रिजेक्ट कर दिया था ऑर्डर को, अब वापस से अफर्म हो गया। तो जब सीटा ने रिजेक्ट किया तो आपको तो फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर देना पड़ा था ना, तो यहां पे अब वापस से यस 153(5) लगेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बट सपोज कीजिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया असेसिंग ऑफिसर की बात, असेसिंग ऑफिसर की बात को रिजेक्ट कर दिया, तो अब आपको 153(5) नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 153(5) सीटा लेवल पे इशू कर दिया जा चुका था। फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर, फ्रेश, पूरा का पूरा क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़े, आईटैट के भी आगे बढ़े हम, आईटैट के आगे बढ़े हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के ऊपर या तो असेसी जाएगा या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी जाएगी, ठीक है। ऊपर हमने 4 केसेस देखे। कौन कौन से केस में असेसी जाएगा? अगर सीटा ने कंफर्म किया था
और हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया, ठीक है। सीटा एंड आईटैट दोनों ने ऑर्डर को अफर्म किया था, तब एसएससी जाएगा। या फिर हम आ जाते हैं कि अथॉरिटी गई थी और अथॉरिटी का ऑर्डर अफर्म किया आईटैट ने। यही वाली कहानी है, समझ गए। अब यहां पे क्या हुआ, या तो ऑर्डर वापस से अफर्म हो गया। अगर ऑर्डर अफर्म हो गया तो पहले भी अफर्म था, अभी भी अफर्म्ड है, पहले भी अफर्म था, अभी भी अफर्म्ड है, नो 153(5). पर अगर रिजेक्ट कर दिया, यस 153(5) वापस से इशू करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैं आप लोगों को इतना ज्यादा डिटेल में सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट के ऊपर में एग्जाम में कैसा भी एमसीक्यू आए, इसने अफर्म किया, इसने कैंसिल किया, उसने रिजेक्ट किया, आपको फ्लो में पूरा का पूरा एंड में सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए और एंड में सवाल पूछा जा रहा है, बताओ 153(5) इशू होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इतनी मेहनत करा रहा हूं, नहीं तो क्यों कराऊं इतनी मेहनत। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी हाई कोर्ट कब जाएगा? जब सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर को अफर्म किया था एंड आईटैट ने ऑर्डर को कर दिया रिजेक्ट, या फिर आईटैट ने असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें दो चीजें होगी, या तो अफर्म होगा असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर, तो ऊपर आईटैट ने रिजेक्ट किया था, यस 153(5) इशू करना पड़ेगा। सपोज कीजिए रिजेक्ट कर दिया, अरे अब रिजेक्ट कर दिया तो पिछले बार ही तो पहले ही बराबर बन गया था ना ऑर्डर, तो 153(5) की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? लिखिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में कौन जा सकता है? या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जाएगी या तो असेसी जाएगा। असेसी कब जाएगा? जब हाई कोर्ट ने आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है। और ऊपर कब इनकम टैक्स अथॉरिटी कब जाएगी? जब हाई कोर्ट ने असेसी, यानी यहां पे मैंने रिजेक्ट नहीं लिखना चाहिए, यहां पे अपने लिखना चाहिए हाई कोर्ट ने अफर्म किया है असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर, ठीक है, कि बेस्ड ऑन लॉ नहीं है। ऐसे में या तो अफर्म कर देगी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया, उसके पहले क्या हुआ था ये ध्यान रखो, हाई कोर्ट ने क्या किया था? हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, इसीलिए तो अथॉरिटी आई यहां पे, तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था तो 153(5) इशू करना पड़ा होगा, 153(5) इशू करना पड़ा होगा। अब अफर्म कर रहे हो तो 153(5) इशू करना पड़ेगा। पर अगर रिजेक्ट कर दिया तो कोई जरूरत नहीं है 153(5) की, क्योंकि पीछे रिजेक्ट हुआ था तभी तो आप आगे गए। देखो कौन आगे जा रहा है ये ध्यान रखो, असेसी गया आगे और अफर्म रहा असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर, असेसी आगे गया, पीछे भी असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर अफर्म रहा, इसीलिए तो असेसी सुप्रीम कोर्ट में गया, तो यहां पे आपको जरूरत नहीं है 153(5) की। तो सपोज कीजिए अब रिजेक्ट कर दिया तो यस 153(5) लगेगा। क्लियर है यहां तक? पूरा का पूरा वीडियो पॉज कीजिए, पूरा का पूरा लिख लीजिए। यही बातें आपको यहां पे 153(5) में बताई गई है। चलिए, अब एक पॉइंट और होता है, कभी कभी ये लोग सीआईटी अपील्स, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीआईटी 263, 264 के अंदर एडिशंस करा देते हैं, या सॉरी एडिशन नहीं करा देते, कंडीशन लगा देते हैं कि ठीक है हम असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर रिजेक्ट करते हैं, पर असेसी को कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। जैसे कि असेसिंग ऑफिसर ने अननेसेसरली कुछ अमाउंट्स ऐड कर दी थी, ये बोल के कि आपने प्रूफ सबमिट नहीं किया, जल्दी में हड़बड़ी में उसने ऑर्डर पास कर दिया क्योंकि ड्यू डेट पास आ गई थी। आप ऊपर के लेवल पे गए, ऊपर के लेवल पे चाहे सीटा, चाहे आईटैट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, इनमें से किसी ने भी, चाहे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर 263, 264,
ने आपको बोला कि ठीक है हम ये ऑर्डर को डिलीट करते हैं, हम ये जो भी इन्होंने एक्सपेंसेस डिसअलाउ किया ना सब डिलीट करते हैं, पर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन ये है कि अब आपको प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे, हम आपको प्रूफ सबमिट करने का टाइम दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आपका प्रूफ देखा ही नहीं गया, हम तो ये बोल रहे हैं कि आपका प्रूफ देखा ही नहीं गया, ठीक है, हम आपको प्रूफ दिखाने का टाइम दे रहे हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो ऐसे में ये 3 महीने के टाइम पीरियड को बोला गया है 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, ठीक है। पढ़िए, वेयर ऑर्डर अंडर 250, 254, 250 सीटा, 254 ITAT, 260 हाई कोर्ट, 262 सुप्रीम कोर्ट, 263, 264 CIT, the order shall be made within the specified period under 153(3), that is within 9 months, in respect of order on or before 31st March, ये मेरे काम का नहीं है। 12 months in respect of an order passed on or after 1st April 2019, ऑर्डर पास हो गया, ठीक है, ऑर्डर पास हो गया, इसके 12 मंथ्स, किसके 12 मंथ्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर पास्ड एज पर द टाइम स्पेसिफाइड अंडर 153(3). 153(3), आपको ध्यान में 153(3) में क्या हुआ था, 153(3) में सामने वाले ने ऑर्डर पास किया था, ये ऑर्डर पास होने के बाद आपको रिसीव हुआ था, तो ये आपको 12 मंथ्स का टाइम किससे दे रहे हैं, 12 मंथ्स का टाइम फ्रॉम 153(3) किससे दे रहे हैं वो आपको, ठीक है। 12 months from the end of the financial year in which the said order is received, ठीक है, said order is received, ऑर्डर रिसीव होने के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 12 महीने तक का टाइम हम आपको दे रहे हैं। क्लियर है यहां तक क्यों, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। वेयर ऑर्डर रिक्वायर्स वेरिफिकेशन ऑफ इशू ऑफ सबमिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट by assessee or any other person, or where opportunity of being heard is provided to the assessee, assessee को हम opportunity of being heard प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है, टाइम पीरियड वो है ये ऑर्डर shall be made within the time specified under 153(3), 153(3) यानी 153(3) का ही टाइमिंग आपको लग जाएगा इस केस में। क्लियर है यहां तक के 12 months in respect of an order passed on or after 1st April 2019, मतलब क्या, सपोज कीजिए असेसमेंट ईयर 17-18, 143(2) का आपको नोटिस मिला, तो मैं 30th September 2018, ठीक है, 30th September 2018 इसका ऑर्डर पास किया 31 मार्च 2019 तक। आप गए CIT अपील्स, CIT अपील्स ने 31 मार्च 2020 को बोला कि ऑर्डर को हम डिलीट करते हैं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। क्लियर है यहां तक क्या, ये ऑर्डर रिसीव हो रहा है 4 अप्रैल 2020 CIT, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 महीने का टाइम दिया गया है 153(3) में। 153(3) क्या था, फ्रेश असेसमेंट का आपको मौका दिया जा रहा है, उतना ही समय दिया जा रहा है यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह चेक करने के लिए। 2021 फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च 2022 तक का टाइम दिया जा रहा है। क्लियर है, 31 मार्च 2022 तक का टाइम दिया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। सपोज कीजिए 148 का ऑर्डर था, तो 31 मार्च 2024 तक का टाइम था, इसका 143(2) इशू किया गया 30 सितंबर 2025 तक, बराबर है। इसके बाद आप CIT गए, CIT ने ऑर्डर पास किया 31 मार्च 2026 तक, लेट से आपको रिसीव हुआ 4 अप्रैल 2026 तक, ठीक है। 31 मार्च 2028 तक का टाइम हो जाएगा, मतलब आज के टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा हूं मैं बहुत आगे के फाइनेंशियल ईयर्स में चला गया हूं, मुझे ये असेसमेंट ईयर नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है। लिख के रखिए, लिख के रखिए। आई होप यहां तक आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा क्या किया मैंने पूरा का पूरा। तो अगर सब्जेक्ट टू कंडीशन है तो 12 महीने 153(3) का टाइमलाइन लग जाएगा, और अगर कोई सब्जेक्ट टू कंडीशन नहीं है, सीधा सीधा चेंज है, तो 3 महीने, 3 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। 3 months इज सिंपल फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। सपोज 3 महीने का पीरियड बहुत कम लगता है, असेसिंग ऑफिसर उस समय छुट्टी पे था, बाद में ऑर्डर आया, और वो जब आया तो उसने देखा अरे यार ये आया हुआ है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, वो एडिशनल टाइम मांग सकता है 6 months का, 6 months एडिशन, 3 + 6 9 महीने का टाइम उसको दिया जा सकता है
to give effect to the order if PC CIT is satisfied on application of assessing officer that a order could not be given within a period of 3 months. फ्रेश ऑर्डर नहीं दिया जा सकता तो वो और 6 महीने का टाइम बढ़ा देगा, सिर्फ वो 3 महीने का टाइम एक्सटेंशन का टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। करना ही क्या था असेसिंग ऑफिसर को, ऑर्डर आया है ऊपर के डिपार्टमेंट से, या तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या तो उन्होंने वाइड बोल दिया, तो आपको सिर्फ डिमांड को नलीफाई करना है, डिमांड को चेंज करना है, या फिर उन्होंने कुछ एडिशंस कर दिए तो डिमांड को बढ़ाना है। करना ही क्या है, मेहनत ही क्या है आपकी, कुछ भी नहीं है। तो 3 महीने का पीरियड बहुत है। अगर ये टाइम आप एक्सटेंड कर दे तो रिफंड अगर है तो रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है ना, वो इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया जाता है, 6% से 9% कर दिया जाता है। इसीलिए ये असेसिंग ऑफिसर हमेशा 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास करता है, डोंट वरी, हम आगे जाके देखेंगे वो सब चीजें। ये इसीलिए 3 महीने के पीरियड को 6 महीने से एक्सटेंड करवा सकता है, बट उसके लिए उसे एप्लीकेशन देना पड़ेगा एंड CIT शुड बी सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेशन। क्लियर है? ध्यान रखिए, अगर कंडीशन लगा दिया किसी भी इसने तो 153(3) का टाइमलाइन मिल जाएगा, कोई कंडीशन नहीं लगाया 153 का ही रहेगा। और अगर किसी भी ऊपर की अथॉरिटी ने असेसिंग ऑफिसर के फेवर में बोल दिया, इमीडिएट ऊपर की अथॉरिटी ने पीछे वाले के फेवर में बोल दिया, इमीडिएट ऊपर वाले ने पीछे वाले के फेवर में बोल दिया, सीटा ने AO के फेवर में बोल दिया, या आईटैट ने सीटा के फेवर में बोल दिया, या हाई कोर्ट ने आईटैट के फेवर में बोल दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फेवर में बोल दिया, इन केसेस में 153(5) में फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर, फ्रेश डिमांड नहीं निकलेगा, फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर, फ्रेश डिमांड नहीं निकलेगा। बाकी सभी केसेस में फ्रेश डिमांड निकलेगा। आप टाइमिंग को समझिए, आप लॉजिक ध्यान में रखिए, आप इसको रटने की कोशिश करोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप लोग सिर्फ इसके लॉजिक्स को ध्यान रखिए। वो यहाँ पे आपसे क्या चाहता है, वो आपसे ये चाहता है कि देखो, मैं वापस स्टार्टिंग से समझाता हूं। पहला, आपका स्क्रूटनी खोला गया तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद हम आपको 12 महीने दे रहे हैं, स्क्रूटनी क्लोज कीजिए। आपका स्क्रूटनी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में खोला गया 153(2), हमने आपको 4 साल का टाइम दिया है नोटिस देने के लिए असेसिंग ऑफिसर को। नोटिस के अगेंस्ट सर्व होने के बाद जब आप फ्रेश रिटर्न भरते हो, वो फ्रेश रिटर्न जिस फाइनेंशियल ईयर में भरा, उसके बाद और 12 महीने दे रहे हैं। सफिशिएंट टाइम फॉर असेसिंग ऑफिसर टू कैरी आउट टू चेक इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अगर इनमें से कोई भी केस में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रिफर करना पड़ रहा है तो ठीक है, हम 12 महीने को 24 महीने कर देते हैं। हम समझते हैं कि टाइम पीरियड को बढ़ाने की जरूरत है। सभी केसेस में देखिए 12 महीने फ्लैट है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये असेसमेंट बहुत हड़बड़ी में हुआ और आपके साथ गलत हुआ है, आप चले गए सीटा ने भी आपकी बात नहीं सुनी, आप चले गए आईटैट, या फिर आप गए थे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या आईटैट बोलते हैं कि असेसमेंट गलत हुआ है, आप वापस से असेसमेंट कीजिए। सिर्फ ये 2 ही लोग बोल सकते हैं, सीटा नहीं बोल सकता। इन 2 लोगों ने बोला आपके साथ गलत हुआ है, आप असेसमेंट वापस कीजिए। इन्होंने ऑर्डर दे दिया असेसमेंट वापस से कीजिए असेसिंग ऑफिसर को। तो जब असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हुआ, यानी किसको, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को रिसीव हुआ। ये बात ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आईटैट ने 3 अप्रैल 2019 को ऑर्डर पास ऑन किया टू CIT ने असेसिंग ऑफिसर को ये ऑर्डर पास ऑन किया 4 अप्रैल 2020 को। सुनाया ही बाद में, अब ये होता नहीं है, ये सिर्फ पेपर में हो सकता है, एग्जाम में अदरवाइज नहीं हो सकता। हम टाइम पीरियड यही डेट से गिनेंगे जो डेट को CIT को मिला है। सपोज कीजिए आईटैट ने इशू, अच्छा यार ये इशू की डेट पकड़ लो, ये इशू की डेट पकड़ लो और सर्व की डेट पकड़ लो 7 अप्रैल 2019। 7 अप्रैल 2019, हम 19 से 19-20 फाइनेंशियल ईयर पकड़ रहे हैं और 31 मार्च 2021 तक का ही ये डेट से CIT को किस दिन मिला, वो डेट से जिस फाइनेंशियल ईयर का है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 महीने ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आईटैट ने ऑर्डर दिया 3 अप्रैल 2019 को और ये ऑर्डर सर्व हुआ CIT को 4 अप्रैल 2020। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा पर शायद हो सकता है। तो हम ये डेट से पकड़ रहे हैं, ये डेट फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद हम 12 महीने और दे रहे हैं फ्रेश असेसमेंट के लिए, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखिए भाई, जब फ्रेश असेसमेंट करने के लिए बोला है तो टाइम उतना ही दो जितना ओरिजिनल असेसमेंट के लिए दिया था। लॉजिकल है, कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। 153(3) के अंदर में भी 153(4), अगर फ्रेश असेसमेंट की बात भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर करना पड़ेगा तो ये 12 महीने का समय हम 24 महीने कर देंगे। अगर कोई भी केस में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कोई भी ऊपर की अथॉरिटी सेट असाइड कर देती है, कोई भी ऊपर की अथॉरिटी पिछली अथॉरिटी का ऑर्डर सेट असाइड कर देती है विदाउट एनी कंडीशन, तो ये ऑर्डर जिस दिन CIT को रिसीव हुआ,
या जिस दिन सीआईटी ने पास किया। सीआईटी को रिसीव हुआ या 263 264 में सीआईटी ने ऑर्डर पास किया, उस महीने के एंड से 3 महीने, उस महीने के एंड से 3 महीने सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं। असेसिंग ऑफिसर को बोल रहे हैं कि भैया फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर और फ्रेश डिमांड निकाल दे। करना क्या है, सिर्फ फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर निकालना है, फ्रेश डिमांड निकालना है, कुछ भी नहीं करना। और उसको फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर निकाल दे, फ्रेश डिमांड निकाल दे। क्लियर है यहां तक के? सपोज कीजिए ऊपर की अथॉरिटी ने पिछली अथॉरिटी का ऑर्डर सेट असाइड किया सब्जेक्ट टू कंडीशंस। असेसिंग ऑफिसर का जो भी ऑर्डर था वो सेट असाइड किया सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। असेसी की तरफ से बोला कि आप ये कंडीशन फुलफिल कर दो, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर को उतना ही टाइम दिया जाएगा जितना फ्रेश असेसमेंट के लिए दिया जाता है, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय सीआईटी और ऑर्डर इज पास्ड बाय सीआईटी। ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय सीआईटी और ऑर्डर इज पास्ड बाय सीआईटी। 12 मंथ्स का टाइम दे दिया। अगर उसके बाद, अब इस केस में तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। बट सपोज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इज गिवन टू द असेसिंग ऑफिसर कि आप टीपीओ को रेफर करके आइए वापस, तो ये 24 महीने हो जाएंगे। अब असेसिंग ऑफिसर को बोल रहे हो तो फ्रेश असेसमेंट का पॉइंट हो गया। क्लियर है यहां तक के? एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा सेक्शन 150, सेक्शन 150 हमने पढ़ा सेक्शन 150 के अंदर में कि भाई एक बार किसी भी ऊपर की अथॉरिटी का ऑर्डर आया, इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है, ये डिसअलाउ होना चाहिए, ये किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए, तो असेसिंग ऑफिसर कैन एनी टाइम ओपन अप एनी ऑफ द मैटर्स। इनफैक्ट ये तो हमने सीटा के लिए भी देखा, आईटैट के लिए भी देखा, हाई कोर्ट के लिए भी देखा, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी देखा, पर मैंने आपको कहा था मेन इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल है। बाकी केसेस में, बहुत रेयर केस में होगा। बाकी केसेस में कब होगा? जब एक एसएससी की इनकम दूसरे एसएससी केस में एड ऑन होनी थी, या एक असेसमेंट ईयर की इनकम दूसरे असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होनी चाहिए थी। ऐसे केसेस में एनी टाइम लिमिट है, 4 साल 6 साल का टाइम पीरियड नहीं देखा जाएगा, एनी टाइम पीरियड कितना भी पीछे जाके आप ये असेसमेंट को ओपन कर सकते हैं। बट हमने देखा प्रैक्टिकली ये 6 साल के पीछे नहीं जाएगा, 6 साल के पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में अब करना क्या है? असेसिंग ऑफिसर को 147 या 143(3) का नोटिस इशू करना पड़ेगा, 143(2) का नोटिस, 148 या 143(2) का नोटिस इशू करना पड़ेगा सारे एसएससीज को, जहां जहां उसको लगता है कि ये डिमांड एड ऑन हो, जिसने ये डिडक्शन लिया होगा और अब इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, हर ऐसे एसएससी को भेज देगा। अब कितने समय में उसने भेज देना चाहिए? आपने एनी टाइम लिख दिया तो वो तो आज से बोलेगा यार मैं अभी नहीं भेजता, मैं एक काम करता हूँ 4 साल बाद भेजूंगा। ब्याज की कमाई होगी, इंटरेस्ट की कमाई होगी, 4 साल बाद भेजूंगा। 4 साल बाद उसने नोटिस भेजा 10 साल पहले के केस का, फाइल को संभाल के रख लिया और 4 साल बाद नोटिस भेज रहा है। यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो गलत है, ये तो जाती है, ये नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ, असेसीज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां पे टाइम डिफाइन किया गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, कोर्ट का ऑर्डर आने के 12 महीने के अंदर अंदर हम आपका टाइम डिफाइन कर दे रहे हैं, 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने के ऊपर नहीं, 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर इज रिसीव्ड और पास्ड बाय सीआईटी। अब यहां पे सीआईटी ने कोई ऑर्डर पास किया, उसके लिए भी एनी टाइम का टाइम लिमिट रहेगा, एनी टाइम, बिकॉज इट इज अगेंस्ट एनी ऑर्डर। अगर आप 150 के वर्डिंग्स पढ़ोगे ना, तो 150 के वर्डिंग्स में क्या लिखा गया है? एनी ऑर्डर। ऑर्डर तो सीआईटी भी दे सकता है, सीटा भी दे सकता है, रिवीजन भी दिया गया है, यहां सब कुछ दिया गया है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई भी साल का हम कंप्यूटेशन ओपन कर सकते हैं, पर आपको ये कंप्यूटेशन कब तक ओपन कर देना है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच ऑर्डर इज रिसीव्ड। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 4 अप्रैल 2019। ये रिसीव हुआ सीआईटी से, ये सीआईटी को रिसीव हुआ है 6 जून 2019 को। ये मंथ का एंड 30 जून से हम आपको 12 महीने का टाइम पीरियड दे रहे हैं। ठीक है, 30 जून से 12 महीने, जुलाई से स्टार्ट हुआ, 30 जून 2020 तक का टाइम दे रहे हैं कि इतने पीरियड के अंदर अंदर आपने असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन इज मेड ऑन असेसी और एनी पर्सन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और टू गिव अफेक्ट of finding of directions contained under these sections or in order of the court in proceedings otherwise by way of appeal or reference. Assessment, reassessment is to be made. ये assessment complete हो जाना चाहिए आपका, ये assessment हो जाना चाहिए, assessment reassessment should be made by 30th June 2020। हम आपको 12 महीने का समय दे रहे हैं, ये 12 महीने के अंदर अंदर assessment को complete कीजिए, assessment should be made।
ठीक है, आपको असेसमेंट करना है तो ये 12 महीने के अंदर अंदर असेसमेंट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको असेसमेंट नहीं करने देंगे। क्लियर है, समझ में आया यहां तक कि 153.6.1 का टाइमलाइन अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वेयर इन केस ऑफ अ फर्म, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, अगर हम ये 12 महीने के अंदर अंदर पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट कर लेते हैं, या हमने 143.2 में पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट किया, 147 में पार्टनरशिप का असेसमेंट किया, फ्रेश असेसमेंट कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हम लोगों ने किया है, आईटैट के ऑर्डर के ऊपर या सीआईटी के ऑर्डर के ऊपर हमने फ्रेश असेसमेंट ऑफ अ फर्म किया है, या टीपीओ को रेफर करके हमने फर्म का असेसमेंट किया है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं प्योरली। या फिर ये जो ऊपर हम लोग कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम एक पार्टनरशिप फर्म की फाइल ओपन कर रहे हैं। इन सभी केसेस में आप डिमांड किसके ऊपर रेज कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म, और आपको 12 महीने का समय किसके लिए दिया जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म। पर वहां जो भी डिमांड निकालोगे, मुझे बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म ये नहीं बोलेगी अगर हमारी इनकम आप बढ़ा रहे हो तो सैलरी ऑफ द पार्टनर भी बढ़ेगा, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर भी बढ़ेगा, हम उसका डिडक्शन ले रहे हैं, लेगा कि नहीं लेगा? सैलरी जो पार्टनर की बनती है वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। वर्किंग पार्टनर के केस में मैं बता रहा हूं आपको, वो सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, वो बोलेंगे हम इसका डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो लोग उसका डिडक्शन क्लेम कर लोगे, और फिर आप बोलोगे नहीं पार्टनर का तो फाइल अब आप ओपन नहीं कर सकते, टाइमलाइन निकल गई, ड्यू डेट निकल गई, दिक्कत आएगी। इसलिए सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा बोला गया है कि ठीक है, हम आपको 12 महीने और दे रहे हैं, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द असेसमेंट ऑर्डर इन केस ऑफ अ फर्म इज पास्ड। फर्म का ऑर्डर जिस मंथ में पास होगा उस महीने के एंड से 12 महीने का समय दे रहे हैं, पार्टनर का असेसमेंट कर लीजिए। वेयर इन केस ऑफ फर्म एन असेसमेंट इज मेड ऑन अ पार्टनर ऑफ अ फर्म एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ असेसमेंट मेड अंडर 147, ये असेसमेंट को 12 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द ऑर्डर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज पास्ड कंप्लीट कीजिए। सफिशिएंट टाइम है, कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे हम आपको 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। एक एक्सपेंस ही तो डिसअलाउ करना है, वही तो ऐड करके उस पर टैक्स निकालना है, और करना क्या था, इतना सही तो काम था, इतने से काम के लिए आपको 12 महीने के ऊपर का समय क्यों चाहिए? सेम इन केस ऑफ पार्टनर का पूरा ऑर्डर रेडी है, पार्टनरशिप फर्म का पूरा ऑर्डर रेडी है, पता है कितने से उसकी इनकम बढ़ाई, तो पता है कि सैलरी कितने से बढ़ी, बस उसके ऊपर टैक्स ही तो लगाना है, और करना क्या है आपको, 12 महीने का समय दे रहे हैं, सफिशिएंट है। आई होप यहां तक के हमने जो भी टाइमलाइन डिस्कस किया है पूरा टाइमलाइन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए